हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। और सबसे पहले मैं आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमारी मॉक इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ है उसको इतना ज़्यादा पसंद किया, उसको इतना ज़्यादा लाइक किया। अब दोस्तों, उस सीरीज़ के कमेंट्स में हमने एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात नोटिस की, वो कि ये थी कि लोग चाहते थे कि हम मरीन इंजीनियरिंग का कंटेंट और भी ज़्यादा अपलोड करें। और क्योंकि हम मरीन इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट्स हैं तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये चीज़ करने में और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने में। अब दोस्तों, अगर हम इंटरनेट की तरफ देखा जाए आज के टाइम में, तो हम किसी भी अगर मेजर चीज को अब अगर हम पकड़े, जैसे कि JEE एडवांस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और यूपीएससी, इन सब चीजों का आपको इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज परस्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा इंटरनेट पे इन चीजों के रिगार्डिंग। लेकिन वहीं पे अगर आप मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या आपको कंटेंट मिलेगा? नहीं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंटेंट है दोस्तों इंटरनेट पे मरीन इंजीनियरिंग के रिलेटेड। और इसी वजह से अगर कोई बंदा मरीन इंजीनियरिंग आज के टाइम पे पढ़ना चाहता है, खुद से कुछ सीखना चाहता है मरीन इंजीनियरिंग के बारे में, तो दोस्तों उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। और बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है कि वो इंटरनेट पे जाकर कुछ अच्छे से पता लगा पाए, रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में पता लगा पाए कि अच्छा हाँ, अगर कोई मशीनरी काम करती है, रियल लाइफ में कैसे काम करती है शिप पे। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। और इस दिक्कत को हमने पहचाना है पिछले कुछ दिनों में, और फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हेल्प कर सके हम हमारी मरीन इंजीनियरिंग की ऑडियंस को। अब दोस्तों, मरीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो कुछ डिफरेंट रैंक्स आती है, जहां पे सबसे पहले एक रैंक होती है कैडेट, जो अभी तक कॉलेज में पढ़ रहा है। कॉलेज में दोस्तों पढ़ रहा है तो अराउंड सेकंड ईयर से ही मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट होती है। फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो एक तो वो फेज हो जाता है जो कि सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। फिर आप जाते हैं शिप पे एज एन इंजन कैडेट। उसके बाद आप फोर्थ इंजीनियर बनते हैं, फिर थर्ड, सेकंड एंड चीफ इंजीनियर एट द एंड। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या क्रिएट करें एक ही बार में, जो कि एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट से लेकर चीफ इंजीनियर तक हर किसी को हेल्प करे। और दोस्तों, ये जब सवाल हमारे दिमाग में आया, तभी उसी समय एक जवाब भी हमारे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सभी की समझ में आए। कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम इतना बेसिक से समझाए कि एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी समझ पाए, और एक चीफ, और उसको उसी कंटेंट को इतने एडवांस लेवल तक ले जाए कि एक चीफ इंजीनियर के लिए भी वो यूजफुल हो। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा दोस्तों हमें इस दुनिया में, इस YouTube की दुनिया में, ताकि जो हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स हैं उनको एक ऐसी जगह मिल पाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाए जहां पर जाते ही उनको अगर कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड, उनको वहां पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन होगी वो चीज वहां पर ऑलरेडी। चाहे शिप पे कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, इंजन से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, कौन सी मशीनरी कैसे काम करती है, हर एक चीज के बारे में दोस्तों इतना बेसिक से बात करेंगे और इतने एडवांस लेवल तक उसको ले जाएंगे कि आपको पढ़ने में वो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और आपकी जो मरीन इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो अगले लेवल पर जाने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरी ड्यूरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। काफी लंबी एक सीरीज चलने वाली है जिसमें हम पूरी की पूरी मरीन इंजीनियरिंग पढ़ा देने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी मरीन इंजीनियरिंग जो कि आप अपने 4 साल के कोर्स में पढ़ते हैं बीटेक के दौरान, और फिर भी आपको कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता। जब अपने 4 साल की बीटेक के एंड में बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं चलता है कि अरे यार, बेसिक मशीनरीज कैसे काम करती है। ये कोर्स के दौरान दोस्तों आप सब कुछ अच्छे से जान जाएंगे। आपकी 4 साल की पढ़ाई हम यहाँ पे करवा देंगे। और अगर आप अपने किसी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि क्लास 4 MEO, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ आपको कंटेंट सर्च करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे या गूगल पे आपको सब कुछ इसी एक चैनल पर मिल जाएगा, वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे इस आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंजन रूम क्या होता है और इंजन रूम में कौन कौन सी मशीनरीज होती हैं। हाँ दोस्तों, ये डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा जब आप पहली बार आपके मरीन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आए थे तो एक टॉपिक था इंजन रूम लेआउट। दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड और बहुत ही ज्यादा जरूरी एक जो है सिलेबस का पोर्शन होता है, क्योंकि इंजन रूम में किसी भी मशीनरी के बारे में डिटेल में जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि एक उस कौन कौन सी मशीनरीज होती है इंजन रूम में, कौन सी मशीनरी कौन से डेक पे लोकेटेड होती है और उसका क्या पर्पस होता है उस मशीनरी का। एक बार ये बेसिक फंडामेंटल्स हम जान जाए तो उसके बाद दोस्तों हम हर एक मशीनरी के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल जान सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा कि हम हर एक मशीनरी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंजन रूम लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरा इंजन रूम लेआउट कैसा होता है, कौन सी मशीनरी कौन से डेक पे होती है और किस मशीनरी का क्या फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन। उसके बाद हम हर एक मशीनरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आपने शिप की फोटोज तो देखी होगी, और शिप की फोटो में आप क्या देखते हैं नॉर्मली, एक शिप का डेक और उसके ऊपर अकोमोडेशन। तो दोस्तों वो तो होता है विजिबल पार्ट, और एक और अनविजिबल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इंजन रूम। तो उसी डेक से जब आप नीचे आते हैं, जो डेक आपको विजिबल होता है फोटोज और वीडियोस में, उसी डेक से जब हम नीचे जाते हैं तो दोस्तों आता है हमारा इंजन रूम। अब दोस्तों इंजन रूम डेक से क्या मतलब है, इंजन रूम में डिफरेंट डेक्स होते हैं, नॉर्मली 4 डेक होते हैं इंजन रूम में। तो डेक से हमारा मतलब क्या है, अगर आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो उस बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, राइट। वैसे ही शिप के इंजन रूम में होते हैं डेक्स। शिप में हम उसको फ्लोर्स नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं डेक, एंड दैट इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन डेक एंड फ्लोर। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंजन रूम में, और इंजन रूम में होते हैं 4 डेक। जो सबसे ऊपर वाला डेक होता है, यानी कि जो हमारा ये मेन डेक है जो कि हम देखते हैं फोटोज वगैरह में, इस डेक से नीचे आते ही जो सबसे पहला डेक होगा उसको हम बोलते हैं डेक 1 ऑफ इंजन रूम। उसके नीचे जो सेकंड डेक होगा उसको बोलते हैं सेकंड डेक ऑफ इंजन रूम। ऐसे ही थर्ड, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है इंजन रूम 4th डेक। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंजन रूम डेक 1 के बारे में कि डेक 1 पे कौन कौन सी मशीनरीज होती है और इन सारी मशीनरीज का बेसिक फंक्शन क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा लेआउट इंजन रूम डेक 1 का। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक टैंकर शिप का डेक 1 है। ये एक्चुअली हमारे जो टीचर थे कॉलेज में उन्होंने हमें पढ़ाया था, और ये उन्हीं के शिप का ओरिजिनल डेक लेआउट है। ये कोई भी ऐसे अपने मर्जी से बनाया गया नहीं है, ये असली शिप का डेक लेआउट है। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस डिटेल में, जितने अच्छे तरीके से हमको पढ़ाया था, उसी तरीके से दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये नॉलेज इंपार्ट किया जाए। तो दोस्तों ये जो है वो फॉरवर्ड पार्ट है इंजन रूम का, ये आफ पार्ट है, ये पोर्ट है, और ये स्टार बोर्ड है। तो अब जिस भी मशीनरी को देखेंगे, ये जो मशीनरीज है ये इंजन रूम के फॉरवर्ड पार्ट में है, या आफ पार्ट में है, ये है पोर्ट में, और ये है स्टार बोर्ड में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीढ़ियां बनाई है। तो दोस्तों सीढ़ियों का मतलब क्या है, ये उसके ऊपर है मेन डेक। मेन डेक से सीढ़ियां लेके आप नीचे की तरफ आए। नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे पहली आपको मशीनरी कौन सी मिलेगी इंजन रूम डेक 1 पे, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप यहां पे देख सकते हैं एसटीपी दोस्तों लिखा हुआ है, एसटीपी। एसटीपी का मतलब है दोस्तों सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है इस पर्टिकुलर मशीनरी का। दोस्तों हमारा जो भी जो रॉ सूवेज होता है, जैसे कि सुबह सुबह हमको अपना सूवेज निकालना होता है नॉर्मली, तो वो सूवेज, इसको हम बोलते हैं सूवेज, और उस सूवेज को यहाँ पे किया जाता है ट्रीट। दोस्तों हम डायरेक्टली सूवेज को ओवरबोर्ड नहीं कर सकते, ये है रेगुलेशंस के खिलाफ, और ये सपोर्ट करता है पॉल्यूशन को। और पॉल्यूशन से हमें जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहना है एज अ सी फेरर, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हम ऑब्लाइज्ड है इसको फॉलो करने से। अदरवाइज आप जेल में लैंड अप कर सकते हैं अगर आपने पॉल्यूशन के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट नहीं किए। तो ये भी एक पॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है कि आपका जो सूवेज है आप उसको डायरेक्टली ओवरबोर्ड नहीं कर सकते, आपको उसको पहले करना होगा ट्रीट। तो उस सूवेज को दोस्तों ट्रीट करने के लिए डायरेक्ट जब आपके वॉशरूम से वो सूवेज आता है इसी पर्टिकुलर मशीनरी में जिसका नाम है सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक होता है प्राइमरी चेंबर, एक सेकेंडरी चेंबर, और उसके बाद होता है एक सेटलिंग टैंक। प्राइमरी चेंबर में दोस्तों उसको बोलते हैं आप एरोबिक चेंबर। वहां पे आपका सूवेज आता है, और वहां पे दोस्तों कटर लगे हुए होते हैं जो कि उस सूवेज को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेते हैं। उससे दोस्तों क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है। अब दोस्तों एक वहां पे एक ब्लोअर लगा हुआ होता है, उस ब्लोअर का क्या काम होता है कि वो फ्रेश एयर सप्लाई करता है आपके सूवेज पे। फ्रेश एयर सप्लाई करने से दोस्तों एक ये फायदा होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो काफी अच्छे से डीकंपोज कर लेते हैं आपके सूवेज को। अगर दोस्तों आपने एयर सप्लाई नहीं की तो एनएरोबिक बैक्टीरिया वहां पे जनरेट हो जाएंगे और आपका जो सूवेज है वो डीकंपोज नहीं होगा दोस्तों, और उस कंडीशन में बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। तो दोस्तों आपका ब्लोअर लगा हुआ होता है, वो सप्लाई करता है एयर को, फ्रेश एयर को, और उसकी वजह से जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके रॉ सूवेज को डीकंपोज कर लेते हैं। यहां से दोस्तों अब जो है आपका सूवेज, जो आपके सूवेज में मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो होता है दोस्तों प्योर वाटर।
और जो कुछ होता है उसको हम बोलते हैं रॉ सूवेज। उसको दोस्तों हम ट्रांसफर करते हैं इससे अगले सेटलिंग टैंक में। इसी के अंदर सेटलिंग टैंक होता है, डिफरेंट पोर्शंस डिवाइडेड होते हैं। सेटलिंग टैंक में दोस्तों क्या होता है कि इस सूवेज को रखा जाता है वहां पे, और जो भी जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो भी जो वाटर है वो ऊपर रह जाता है। उसके बाद दोस्तों इस वाटर को ले जाया जाता है अगले चेंबर में, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन चेंबर। उस वाटर में दोस्तों क्लोरीन ऐड किया जाता है, उससे वो वाटर डिसइंफेक्टेंट हो जाता है और फिर वो वाटर आप ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है पूरा प्रोसीजर। आप डायरेक्टली सूवेज को ओवरबोर्ड डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दोस्तों इस मशीनरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक मशीनरी के बारे में हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप टेंशन में मत आइए कि हम किसी मशीनरी के बारे में ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हर एक मशीनरी का बेसिक काम क्या होता है। हम हर एक मशीनरी को पूरी इन डेप्थ में भी आगे अपने इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हर मशीनरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगली जो हमारी मशीनरी है वो है फ्रेश वाटर एक्सपांशन टैंक। ये दोस्तों एक्चुअली कोई मशीनरी नहीं है, ये है सिर्फ एक टैंक। जैसा कि आपके घरों में होता है टैंक, वैसा ही एक टैंक है ये। और इस टैंक में दोस्तों स्टोर होता है फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर का दोस्तों काम होता है डिफरेंट मशीनरीज की कूलिंग के लिए। शिप पे बहुत सारी मशीनरीज है जैसे कि मेन इंजन, एयर कंप्रेसर, डीजल जनरेटर्स। इन सब मशीनरीज की दोस्तों वर्किंग के दौरान कूलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वर्किंग के दौरान। तो दोस्तों उस कूलिंग के लिए जो कूलिंग वाटर है वो दोस्तों इस टैंक से प्रोवाइड किया जाता है। ये दोस्तों टैंक होता है फर्स्ट टैंक पे, और यहां से जो वाटर है वो ग्रेविटी के थ्रू ही इन सारी मशीनरीज में जाता है और इन सारी मशीनरीज को कूल करता है। तो दोस्तों इस टैंक के मेनली जो है वो 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अगर कोई वाटर किसी मशीनरी को कूल करने के लिए जा रहा है तो वो वाटर उस मशीनरी की हीट लेगा। बिल्कुल यही हो रहा है ना दोस्तों, हीट एक्सचेंज हो रहा है वहां पे। तो वो वाटर जो है उस मशीनरी की हीट लेगा, और हीट लेने से दोस्तों क्या होता है, वो वाटर एक्सपैंड होता है। तो वो वाटर हीट लेने के बाद फाइनली इस टैंक में आएगा, फ्रेश वाटर एक्सपांशन टैंक में, और ये टैंक उस वाटर को एक्सपैंड करने के लिए अलाउ करेगा। क्योंकि एक बड़ा टैंक है तो वाटर यहाँ पे अच्छे से एक्सपैंड हो सकता है, उसको एक जगह मिलेगी अच्छे से एक्सपैंड होने के लिए। दूसरा दोस्तों क्या रीजन है, इस पर्पस है इस पर्टिकुलर टैंक का, कि जो मशीनरी जब भी कोई काम करती है, समझ लीजिए किसी मशीनरी के अंदर कोई लीकेज हो गया और जो कूलिंग वाटर है अब वो लीक कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये जो कूलिंग वाटर होता है वो मशीनरी के अंदर होता है, बाहर से आपको दिखता ही नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसी मशीनरी के अंदर लीकेज हो गया और कूलिंग वाटर लीक कर रहा है? यहां पे जो वाटर लेवल है दोस्तों वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करने लग जाएगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो कूलिंग वाटर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मशीनरी में लीकेज है। अगर यहाँ पे लगातार वाटर लेवल रिड्यूस हो रहा है तो समझ जाइए कि किसी ना किसी मशीनरी में लीकेज हो रहा है, और जाके आप अभी आपका काम है कि आप जाके पता करें कि वो कौन सी मशीनरी है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि कौन सा वो तीसरा रीजन है जिसकी वजह से ये टैंक यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों हम जो कूलिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको हम डायरेक्टली वाटर बना के, फ्रेश वाटर जनरेट करके उसको हम डायरेक्टली मशीनरी में नहीं डाल देते हैं। उसके अंदर हमको ऐड करने होते हैं केमिकल, जिसको हम और ज्यादा टेक्निकल वर्ड में बोले तो हम उसको कहते हैं केमिकल डोजिंग। तो दोस्तों केमिकल डोजिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन केमिकल डोजिंग से जो हीट एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा अच्छे से होती है, और ना कि सिर्फ हीट एक्सचेंज की प्रोसेस अच्छे से होती है बल्कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि करोजन, स्केलिंग, वो सब भी काफी कम हो जाता है मशीनरी के अंदर। तो दोस्तों पानी के अंदर केमिकल्स डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कूलिंग वाटर के अंदर। तो वो केमिकल्स भी दोस्तों हम इसी टैंक में डाल देते हैं। इस टैंक में केमिकल्स डालने के बाद अब वो वाटर अच्छे से केमिकली डोज्ड हो चुका है, और अब वो वाटर हम दोस्तों मशीनरीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फंक्शन फ्रेश वाटर एक्सपांशन टैंक का। सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। अब दोस्तों जो अगली चीज है डेक 1 पे, वो है मेन इंजन ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक एंड मेन इंजन ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक। तो दोस्तों मेन इंजन ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक में मेन इंजन के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा ल्यूब ऑयल की जरूरत होती है। जितने भी पार्ट्स हैं वहां पे दोस्तों फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स मूविंग है, और वहां पे दोस्तों ल्यूब ऑयल जरूर प्रोवाइड करना जरूरी है, ना कि सिर्फ हीट को टेक अवे करने के लिए बल्कि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ल्यूब ऑयल की जरूरत मेन इंजन में बहुत ही ज्यादा होती है, और उस ल्यूब ऑयल को स्टोर किया जाता है ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक में। दोस्तों ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक से ल्यूब ऑयल जो है वो आपके
मेन इंजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों मेन इंजन में ट्रांसफर करने के बाद वो ल्यूब ऑयल अलग अलग मेन इंजन के एरियाज को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, क्रॉस हेड और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मेन इंजन में, और भी कनेक्टिंग रॉड, इन सब पार्ट्स को वो जो ल्यूब ऑयल है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो ल्यूब ऑयल वहां से इन सारी चीजों को ल्यूब्रिकेट करके कहां पे गिरता है एंड में, मेन इंजन सम्प में। अब दोस्तों सम्प में गिरने के बाद वो ल्यूब ऑयल वहां पे इकट्ठा हो गया है। अब उस ल्यूब ऑयल के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, क्योंकि वो इतने सारे पार्ट्स के थ्रू होकर आया है। अब उस ल्यूब ऑयल को प्यूरिफाई करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्यूरिफाई करने के दोस्तों इस ल्यूब ऑयल को दो मेथड होते हैं, जिसको हम एक पहले मेथड को बोलते हैं कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन मेथड, और सेकंड मेथड को दोस्तों हम बोलते हैं बैच प्यूरिफिकेशन मेथड। कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन में होता है दोस्तों कि वही जो सम्प में आपका ल्यूब ऑयल गिरा है पूरा ल्यूब्रिकेशन करने के बाद में, उस ल्यूब ऑयल को पंप से लेकर हम ट्रांसफर कर देते हैं प्यूरिफायर में। प्यूरिफायर उस ल्यूब ऑयल को प्यूरिफाई कर देता है और फिर से सम्प में डाल देता है। तो ये दोस्तों जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है मेन इंजन के रनिंग के दौरान। अब दोस्तों समझ लीजिए 5-6 महीने हो गए, आपकी शिप पोर्ट पे पड़ी है, काफी टाइम से आपने उस पूरे ल्यूब ऑयल को अच्छे से ल्यूब्रिकेट, अच्छे से प्यूरिफाई नहीं किया है। लगातार कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन एक कंप्लीट प्यूरिफाई की सारी इंप्योरिटीज निकाल दे, वो नहीं हुआ है काफी टाइम से। अब आप कहीं पोर्ट पे है और आपकी शिप अच्छे से रेस्ट पे है, आपका मेन इंजन बंद है, तो अब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपका जो सम्प में ल्यूब ऑयल है उसको आप लेकर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में दोस्तों लगी हुई है एक हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल दोस्तों क्या होती है, हीटिंग कॉइल में एक स्टीम आती है यहां से, जो कि उस जो आपका ऑयल है, ल्यूब ऑयल है, उसको हीट कर देगी। हीट करने से दोस्तों क्या होगा, जितने भी जो पार्टिकल्स है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है, और ऑयल जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाएगा। अब दोस्तों जो ऑयल है वो है प्योर ऑयल, वो है फ्रेश ऑयल, और इस ऑयल को हम फिर से सम्प में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, हमारा जो ऑयल है वो काफी ज्यादा अच्छे से प्यूरिफाई हो गया है, और इस प्यूरिफिकेशन मेथड को हम बोलते हैं बैच प्यूरिफिकेशन। तो दोस्तों मुझे पता है अभी तक आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, इस लेसन को पढ़ने में। अगर आपको मजा आ रहा है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेट मत कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स भी लिखते रहिए कि अगर आपको इस कंप्लीट लेसन से कोई भी डाउट आ रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, हम जरूर उन सारे डाउट्स का जवाब देने वाले हैं। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैनल में। इस जैसे भी हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हर एक मशीनरी के बारे में आपको इस तरीके से पता चलेगा जैसा कि पहले आपको कभी नहीं पता चला होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलते हैं दो और टैंक। नोटिस कर लिया होगा दोस्तों आपने, फर्स्ट डेक पे बहुत ही ज्यादा टैंक्स होते हैं। टैंक्स इतने ज्यादा फर्स्ट डेक पे क्यों होते हैं, क्योंकि टैंक का पर्पस क्या है, वहां से फ्लूइड को लेके, वहां से जो लिक्विड है उसको लेके डिफरेंट मशीनरीज में प्रोवाइड करना। और अगर ये सारे के सारे टैंक फर्स्ट डेक पे प्रोवाइड होंगे तो जितने भी मशीनरीज है उनको जो पर्टिकुलर लिक्विड है, चाहे कूलिंग वाटर हो, चाहे ल्यूब ऑयल हो, चाहे फ्यूल ऑयल हो, वो ग्रेविटी के थ्रू ही मिल जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा पंप लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे होता है कॉस्ट रिडक्शन और वर्क रिडक्शन। उसकी वजह से बहुत सारे टैंक्स होते हैं जो कि फर्स्ट डेक पे ही प्रोवाइड होते हैं। उन्हीं में से दोस्तों दो टैंक है ये मेन इंजन सिलेंडर ल्यूब ऑयल टैंक। दोस्तों मेन इंजन सिलेंडर ल्यूब ऑयल टैंक का पर्पस क्या होता है, मेन इंजन का जो सिलेंडर होता है दोस्तों उसमें भी हमको ल्यूब्रिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिस्टन उसमें बार बार रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो वहां पे ल्यूब्रिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों जो लाइनर होता है उसके अंदर होती है क्विल्स। उस क्विल्स के थ्रू दोस्तों हम वहां पे ल्यूब ऑयल प्रोवाइड करते हैं, और वो क्विल्स जो होती है वो सर्कमफेरेंशियली प्रोवाइडेड होती है, जिसकी वजह से जो ल्यूब ऑयल आ रहा है वो अच्छे से सर्कमफेरेंशियली आता है उस पर्टिकुलर लाइनर में। और जब वो ल्यूब ऑयल आता है और पिस्टन भी अप डाउन हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो वो पिस्टन उस पर्टिकुलर ल्यूब ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देता है थ्रू आउट द लाइनर। अब दोस्तों ये जो ल्यूब ऑयल होता है ये होता है कंज्यूमेबल ल्यूब ऑयल। जैसे कि आपका मेन इंजन ल्यूब ऑयल था, तो उसमें दोस्तों आपका जो पर्टिकुलर एरिया को ल्यूब्रिकेट करके, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट को ल्यूब्रिकेट करके वो ल्यूब ऑयल जो है सम्प में गिरता है और उसको आप प्यूरिफाई करके फिर से आप यूज करते हैं। ऐसा दोस्तों आप यहां पे नहीं कर सकते। ये होता है कंज्यूमेबल ल्यूब ऑयल। सिलेंडर ल्यूब ऑयल एक कंज्यूमेबल ल्यूब ऑयल है, ये एक बार कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद आप फिर से इसको यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसका सिर्फ यही एक फंक्शन नहीं है कि सिलेंडर लाइनर को ल्यूब्रिकेट करे। दोस्तों इसका एक और फंक्शन है, जब इंजन रन करता है और हम फ्यूल ऑयल को बर्न करते हैं तो दोस्तों उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं एसिड्स। और ये दोस्तों एसिड्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं सल्फर कंटेंट के ऊपर। पुराने टाइम पे दोस्तों सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। नए रेगुलेशंस के कारण, सल्फर कैप के अंदर जो नए रेगुलेशंस आए उनके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे।
लेकिन दोस्तों अगर हम बेसिकली इतना अभी हम डिस्कस करें कि जो अगर फ्यूल ऑयल का सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो एसिड्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे कंबशन के दौरान। अब उन एसिड्स को दोस्तों न्यूट्रलाइज करना भी जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर ऑयल होता है ये होता है एल्कलाइन इन नेचर। तो एसिड्स आपके प्रोड्यूस हो गए, सिलेंडर आपके जो कंबशन चेंबर है उसमें एसिड्स प्रोड्यूस हो गए जब आपका फ्यूल ऑयल बर्न हुआ, और क्योंकि ये है एल्कलाइन इन नेचर जो कि एसिड से ऑपोजिट है, ये आपके उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये एक और फंक्शन होता है दोस्तों सिलेंडर ल्यूब ऑयल का कि आपके जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं कंबशन के टाइम पे उनको भी ये न्यूट्रलाइज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब दोस्तों इसमें भी दो टाइप होते हैं, क्योंकि हर टाइम आप हमेशा हायर सल्फर कंटेंट फ्यूल यूज नहीं करते, कभी आप लोअर सल्फर कंटेंट भी फ्यूल भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप समझ लिए एका एरियाज में जा रहे हैं तो वहां पे आपको सल्फर आपको बहुत कम रखना पड़ेगा, तो उस समय पे आप लो सल्फर फ्यूल ऑयल यूज करते हैं। तो उस समय पे अगर आपने लो सल्फर फ्यूल ऑयल यूज किया तो आपका एसिड कंटेंट भी कम आएगा सिलेंडर जो कंबशन चेंबर है उसमें। और अगर आपका एसिड कंटेंट कम है और अगर आपने सेम ही सिलेंडर ल्यूब ऑयल यूज किया जिसका कि एल्केलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा है जो कि हाइयर सल्फर ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था, तो दोस्तों वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका अब एल्केलाइन कंटेंट ज्यादा है और एसिड कंटेंट लो है। वो भी आपको कंडीशन नहीं चाहिए, तो आपको बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों होता है दो तरीके के ये सिलेंडर ल्यूब ऑयल होते हैं जिसको हमने डिवाइड किया है TBN 50 एंड TBN 70। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों TBN 50 क्या है। समझ लीजिए आपकी शिप गई है किसी एका एरिया में और वहां पर आप यूज कर रहे हैं लो सल्फर फ्यूल ऑयल। लो सल्फर फ्यूल ऑयल यूज होने के कारण दोस्तों आपके एसिड कंटेंट्स भी कम है कंबशन चेंबर में। अब एसिड कंटेंट्स कम है तो आपका जो सिलेंडर ल्यूब ऑयल है वो भी आपका लो एल्कलिनिटी वाला चाहिएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो TBN 50 मतलब दोस्तों इसकी जो एल्कलिनिटी है वो कम है। TBN 70 मतलब एल्कलिनिटी ज्यादा है, नंबर ज्यादा एल्कलिनिटी ज्यादा, नंबर कम एल्कलिनिटी कम। TBN का मतलब क्या है दोस्तों, टोटल बेस नंबर, उसकी एल्कलिनिटी शो करता है ये टोटल बेस नंबर। तो दोस्तों अगर आपकी शिप एक एरिया में है और लो सल्फर फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है तब आप ऑफ कोर्स कौन सा यूज करेंगे, TBN 50 सिलेंडर ल्यूब ऑयल। और अगर आप ऐसे एरिया में है जहां पर कुछ ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है और आपका जो सल्फर कंटेंट है वो ज्यादा है और एसिड्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप कौन सा ल्यूब ऑयल यूज करेंगे, राइट, TBN 70, क्योंकि वहां पे आपको एल्कलिनिटी भी ज्यादा चाहिए रहेगी क्योंकि एसिड कंटेंट ज्यादा है कंबशन पीरियड के दौरान। समझे दोस्तों। इसी तरीके से हम और भी मशीनरीज के बारे में आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों आगे आते हैं डेक एयर कॉम्प्रेसर। अब दोस्तों डेक एयर कॉम्प्रेसर क्या होता है, मेन एयर कॉम्प्रेसर तो हमने सुना है, डेक एयर कॉम्प्रेसर ये क्या चीज होती है, और शायद बहुत सारी शिप पे ना हो, ये मैक्सिमम होता है आपके जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जैसे कि ULCC। ULCC क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, बहुत ही बड़ी शिप्स होती है उन पे मैक्सिमम ये पाया जाता है डेक एयर कॉम्प्रेसर। इसका दोस्तों पर्पस क्या होता है कि जो डेक वर्क होता है जैसे कि स्प्रेइंग पेंटिंग उनके लिए दोस्तों ये कॉम्प्रेस्ड एयर प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि मेन एयर कॉम्प्रेसर तो है ही, वहां वो भी सर्विस एयर और कंट्रोल एयर प्रोवाइड करता है, तो वही हम यूज क्यों नहीं कर लेते। नॉर्मल शिप्स में हम वो भी यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ULCC में आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है कॉम्प्रेस्ड एयर की डेक पर, तो दोस्तों हमने वहां पे स्पेशली एक अलग से छोटा सा एयर कॉम्प्रेसर देके रखा है। इसका जो है प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है, वही होता है 6-7 बार जितना रिक्वायर्ड होता है दोस्तों डेक वर्क के लिए, और ये मैक्सिमम यूज होता है अपने ULCC वेसल्स में। कोई अगर दोस्तों डाउट हो रहा है वैसे किसी भी मशीनरी के बारे में तो अभी के अभी हमको कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। अगली दोस्तों हमारी मशीनरी है वो है मेन एयर बॉटल। मेन एयर बॉटल का दोस्तों क्या पर्पस है, मेन एयर कॉम्प्रेसर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो हम आगे वाले डेस्क में वो भी कवर करने वाले हैं अच्छे से। तो दोस्तों मेन एयर कॉम्प्रेसर जो है वो एयर को कॉम्प्रेस करता है, और कॉम्प्रेस करने के बाद वो जो है एयर को इन बॉटल्स में सेंड कर देता है। ये बॉटल एक स्टोरेज होती है, जैसे कि आप पानी को स्टोर करते हैं बॉटल में, ये एयर को स्टोर करती है, कॉम्प्रेस्ड एयर को अपने अंदर स्टोर करती है ये बॉटल। बस इतना सा डिफरेंस है आपके पानी की बॉटल में और एयर बॉटल में, ये एक कॉम्प्रेस्ड एयर को स्टोर करती है। ये एयर दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है ऑन बोर्ड शिप, जैसे कि डेक वर्क के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, स्प्रेइंग पेंटिंग। उसके अलावा दोस्तों ये जो एयर होती है इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, अराउंड 30 बार भी हो सकता है इसका प्रेशर। तो दोस्तों ये यूज होती है, एक तो सबसे बड़ा इसका पर्पस है मेन इंजन की स्टार्टिंग,
उसके अलावा भी दोस्तों इसके काफी ज्यादा पर्पसेस होते हैं, जैसे कि ये एज ए सर्विस एयर यूज होती है क्लीनिंग के लिए ऑन बोर्ड शिप, डिफरेंट क्लीनिंग के लिए। और दोस्तों ये एज ए कंट्रोल एयर भी यूज होती है, बहुत ही ज्यादा आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं ऑन बोर्ड शिप उसके लिए भी ये एयर यूज होती है। कुछ नहीं होता है, आगे रिडक्शन वाल्व्स प्रोवाइडेड होते हैं जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो 30 बार टू 70 बार लूज हो 30 बार टू 7 बार आ जाता है। और उसके बाद आप उस एयर को, सेम एयर को सर्विस एयर, एज ए सर्विस एयर भी यूज कर सकते हैं और एज अ कंट्रोल एयर भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर भी एक फंडा है कि समझ लीजिए अभी आपको मेन इंजन की स्टार्टिंग के लिए एयर चाहिए और आपकी नंबर 1 बॉटल जो है वो यूज में है, नंबर 1 बॉटल जो है वो प्रोवाइड कर रही है स्टार्टिंग एयर मेन इंजन के लिए। अब समझ लीजिए इसके अंदर एयर का प्रेशर इतना ज्यादा फिलहाल नहीं है और ये अनेबल है मेन इंजन को स्टार्ट करने में। उस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके जो आउटलेट वाल्व है वो बंद कर देंगे और एयर बॉटल नंबर 2 के आउटलेट वाल्व खोल देंगे। और अब जो एयर बॉटल नंबर 2 है वो हमारी जो है स्टार्टिंग एयर प्रोवाइड करेगी मेन इंजन को। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जो है वो नोटिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग जो बॉटल है उसका हम आउटलेट वाल्व क्लोज करें और उसके बाद जो नई बॉटल है, इनकमिंग बॉटल है, उसका वाल्व खोले। अगर आपने डायरेक्टली पहले इसका वाल्व खोल दिया, अभी इसका वाल्व खुला है और आपने इसका भी आउटलेट वाल्व खोल दिया, तो यहाँ की जितनी भी प्रेशराइज्ड एयर है वो यहाँ पे चली जाएगी और मेन इंजन तो स्टार्ट होने से रहा, प्लस आपकी एयर भी गई वेस्ट। तो इसकी वजह से ये एक पॉइंट है जो कि कंसिडरेशन में लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो एग्जिस्टिंग जो बॉटल है जो कि यूज में है उसका आउटलेट वाल्व बंद कर लीजिए, उसके बाद जो आपकी जो नई इनकमिंग बॉटल है उसका आउटलेट वाल्व खोलिए। तो ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज में मिस्टेक करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस्टेक कभी भी दोहराए अगर आप शिप पे जा रहे हैं तो। अगली दोस्तों हमारी मशीनरी है ऑक्सिलियरी बॉयलर। तो दोस्तों शिप पे नॉर्मली 2 बॉयलर होते हैं, मेन बॉयलर और ऑक्सिलियरी बॉयलर। किसी शिप पे एक भी हो सकता है और किसी शिप पे दोनों भी हो सकते हैं। शिप की रिक्वायरमेंट पे दोस्तों ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। ऑक्सिलियरी ब्लोअर दोस्तों जनरली क्या होता है, ये होता है एक इकोनोमाइजर जो कि आपकी मेन इंजन या जनरेटर की जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो आपकी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है और वो जो स्टीम है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है ऑन बोर्ड शिप। तो दोस्तों उसी को हम नॉर्मली ऑक्सिलियरी बॉयलर बोलते हैं। मेन बॉयलर दोस्तों हम उसका फंक्शन आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ऑक्सिलियरी बॉयलर आप जनरली अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि और ये जो मैक्सिमम स्टीम प्रोड्यूस करता है वो होती है 7 बार पे। तो ये एक पॉइंट होता है ऑक्सिलियरी बॉयलर का कि 7 बार से ज्यादा ये स्टीम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसका मैक्सिमम रहता है 7 बार। जो मेन बॉयलर है ये काफी ज्यादा प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है, ऑक्सिलियरी बॉयलर प्रोड्यूस करता है 7 बार। और दोस्तों एक ही चीज पे मत रह जाइए कि ये एग्जॉस्ट गैस के थ्रू ही स्टीम प्रोड्यूस करता है। इकोनोमाइजर का नॉर्मली काम होता है कि पहले जो फीड वाटर जा रहा है और बॉयलर के अंदर उसको हीट करे अच्छे से, ताकि वो अच्छे से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो पाए। ऑक्सिलियरी बॉयलर ऑयल फायर्ड बॉयलर भी होते हैं बहुत ज्यादा बार, तो कंफ्यूज ना करें। बस फर्क ये है कि ये ऑक्सिलियरी स्टीम प्रोवाइड करते हैं जिसका प्रेशर होता है 7 बार और मेन बॉयलर होता है जो कि ज्यादा प्रेशर में स्टीम प्रोवाइड करता है, जो कि प्रेशर जा सकता है 16 बार ऑल्सो और मे बी 30 बार और मे बी 62 बार एट हाईएस्ट। तो दोस्तों हमारी जो अगली मशीनरी है वो है कैलोरीफायर। कैलोरीफायर का दोस्तों नाम आपने सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि कैलोरीफायर क्या होता है। दोस्तों शिप पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पर हमको गर्म पानी की जरूरत होती है। घर पे भी आप रहते हैं तो बहुत बार आपको गर्म पानी की जरूरत होती है, वैसे ही शिप पे भी आपको बहुत ही बार गर्म पानी की जरूरत होती है। तो बस वही गर्म पानी को सप्लाई करने का काम होता है दोस्तों कैलोरीफायर का। कैलोरीफायर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा टैंक होता है, उस टैंक के अंदर एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल प्रोवाइड कर दी जाती है, उस टैंक के अंदर पानी भर दिया जाता है और अब दोस्तों क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर है तो वो पानी गर्म हो जाता है। सेम दोस्तों फिनोमेना ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपने बहुत बार सर्दियों के मौसम में एक बकेट में पानी लेकर उसमें इलेक्ट्रिक रॉड डाल दी होगी, उसकी वजह से वो पानी गर्म हो जाता है, राइट, इलेक्ट्रिकल रॉड डालने के बाद। सेम वैसा ही है, एक टैंक है उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल्स डाल दी है। इस बार आपने रॉड की जगह कॉइल्स डाल दिया और उन्हीं इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल्स की वजह से आपका जो वाटर है उस पर्टिकुलर टैंक में वो हीट हो जाएगा और इस वाटर को दोस्तों सप्लाई किया जाता है अकोमोडेशन में और ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। और एक बार ये वाटर यूज हो जाए उसके बाद ये दोस्तों फिर से कैलोरीफायर में ही आ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैलोरीफायर से पानी निकल के यहाँ पे पानी को गर्म किया जाता है, पानी यहाँ से जाता है अकोमोडेशन में, अकोमोडेशन को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उस गर्म पानी की वो सारा पानी वहां पे सप्लाई करके फिर से वो पानी जो है कैलोरीफायर में ही आ जाता है।
तो आप इसको कुछ नहीं बोल सकते, एक गर्म पानी की टंकी बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। ये है इस शिप पर एक गर्म पानी की टंकी। उसके बाद दोस्तों अगला मशीनरी है हमारा हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप में, इसका नाम है हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप। हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप का दोस्तों काम यही है कि जो कैलोरीफायर में पानी गर्म हो रहा है, इस पानी को दोस्तों सर्कुलेट करना अकोमोडेशन तक, क्योंकि इंजन रूम नीचे है और अकोमोडेशन ऊपर है, तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक पंप, ताकि वो वाटर को सर्कुलेट कर पाए अकोमोडेशन के टॉप तक। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप। ये पंप क्या करता है दोस्तों, कैलोरीफायर से गर्म पानी को लेता है और अकोमोडेशन तक सप्लाई करता है, बस इतना सा काम है। और क्योंकि वो पानी है गर्म, तो इसका नाम रख दिया गया है हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप। तो दोस्तों बस अभी के लिए इसका इतना ही काम है हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप का। अगली दोस्तों हमारी मशीनरी है वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक। मशीनरी नहीं है, टैंक है दोस्तों एक। इसका पर्टिकुलर हम पर्पस देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों शिप पे बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑयल होता है। शिप पे बहुत ज़्यादा मशीनरीज होती है जिसमें हम बहुत तरीके का ल्यूब्रिकेशन ऑयल यूज़ करते हैं, फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत तरीके का ऑयल होता है शिप पे। ग्रीस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ऑयली होती है शिप पे। तो दोस्तों वो ऑयल लीकेज भी करेगा। कोई भी मशीनरी 100% लीक प्रूफ नहीं होती है, लीकेज भी होता है वहाँ से। तो वो सारा लीकेज जो ऑयल होता है दोस्तों, वो सब का सब जितना भी लीकेज ऑयल और जो स्लज होता है, वो एक बार के लिए सब मिक्सचर होके यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफर कर दिया जाता है वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर टैंक में आप देख सकते हैं एक हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है। ये जो रेड कलर से बना रखा है, ये है दोस्तों एक हीटिंग कॉइल। तो ये हीटिंग कॉइल क्या करेगी दोस्तों, वो जो जितना भी लीकेज ऑयल वगैरह इस पर्टिकुलर टैंक में अक्यूमुलेट हुआ है, उसको गर्म करेगी। गर्म करने से दोस्तों होगा ये कि उस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर जितना भी स्लज है, वो दोस्तों नीचे रह जाएगा। वो सारा स्लज नीचे रह जाएगा, क्योंकि स्लज की डेंसिटी कम होती है, ऑयल ज्यादा होती है ऑयल से। और क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, वो जो फ्रेश ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, स्लज नीचे रह जाएगा, फ्रेश ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा उसको हीट करने से। अब दोस्तों ये जो फ्रेश ऑयल है, इसको हम इंसिनरेटर में बर्न करने के लिए भेज सकते हैं, और जो हमारा स्लज है अब, उस स्लज को हम स्लज टैंक में भेज सकते हैं। तो इसे यही एक पर्पस है दोस्तों वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक का। अगली दोस्तों हमारी मशीनरी है इंसिनरेटर। दोस्तों आपने नाम बहुत बार सुना होगा इस पर्टिकुलर मशीनरी का, बहुत ही ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट मशीनरी है ऑन बोर्ड शिप। इंसिनरेटर का दोस्तों काम क्या होता है, आपके घरों में कचरा होता है, सुबह एक कचरा कलेक्ट करने वाला आता है और वो उस कचरे को ले जाता है। और आप जिस भी टाउन या विलेज में रहते हैं, वहां पे कोई एक जगह होती है जहां पर ले जाकर उस सारे कचरे को जला दिया जाता है। या फिर अगर आप सिटीज में रहते हैं, तो एक कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होती है जहां पर एक सेपरेट सी जगह होती है सिटी के मोस्टली आउटस्कर्ट्स में, जहां पर सारा का सारा सिटी का कचरा ले जाया जाता है और उसके बाद उस कचरे को वहां जलाया जाता है। तो दोस्तों शिप पे भी तो कचरा होता है, उसको भी जलाना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए प्रोवाइडेड होता है इंसिनरेटर। और शिप पे दोस्तों हमारा सबसे बड़ा वेस्ट क्या है, वेस्ट ऑयल। तो दोस्तों शिप पे जो इंसिनरेटर में चीज जलाई जाती है वो होता है वेस्ट ऑयल। एक बात दोस्तों यहाँ पे नोट करना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं जला सकते जिससे कि पोल्यूशन हो, जैसे कि प्लास्टिक, ये दोस्तों ये सब चीजें बैन है। जो भी जैसे कि कोई भी एरोसोल कैन हो गया, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक के कैंस हो गए, ये सब चीजें आप दोस्तों नहीं जला सकते इंसिनरेटर में। आप सब कुछ नहीं जला सकते, आप सिर्फ जला सकते हैं ऑयल दोस्तों, क्योंकि ऑयल जलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक जला दिया तो वो पोल्यूशन की जो आपकी रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट चला जाएगा और आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं पोल्यूशन को डैमेज करने के। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि इंसिनरेटर के अच्छे से आप रूल्स पढ़ के जाइए। जब भी आप शिप पे जाए तो उसको ऑपरेट करने से पहले आपके दिमाग में सारे के सारे इंसिनरेटर से के रिलेटेड जो रूल है एनेक्सेस में लिखे हुए, वो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आप बढ़ेंगे आराम से इस पर्टिकुलर मशीनरी को ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल ये मशीनरी है। कुछ नहीं होता है दोस्तों, दो बर्नर होते हैं बिल्कुल बॉयलर जैसे, एक पायलट बर्नर होता है, एक मेन बर्नर होता है। पायलट बर्नर दोस्तों डीजल ऑयल से एक बार जल जाता है और उसको वो दोस्तों जो पायलट बर्नर है वो आपका फ्लैश करता है या फिर ऑपरेट करता है मेन बर्नर को। और वो मेन बर्नर जितना भी ऑयल आपने ट्रांसफर किया है इंसिनरेटर में उसको बर्न कर देता है, और जो भी एशेस होते हैं रिमूव, वो लास्ट में बचे हुए होते हैं, वो हम रिमूव कर देते हैं। बस दोस्तों इतना था, एक पर्टिकुलर था इस मशीनरी का फंक्शन। हम पूरा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे इस मशीनरी के बारे में आगे जाकर फ्यूचर में। हर एक इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से इसका सिस्टम होता है, कौन से पंप लगे हुए होते हैं, किस तरीके का बर्नर होता है, सब कुछ हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंसिनरेटर की बात करें तो कि ये वेस्ट ऑयल को
बर्न करने के काम आता है ऑन बोर्ड शिप। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप और इलेक्ट्रिकल स्टोर पास पास में ही है दोस्तों, ये आप बीच में एक लाइन देख सकते हैं, और ये है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ये है इलेक्ट्रिकल स्टोर। इलेक्ट्रिकल स्टोर का दोस्तों क्या काम होता है? शिप पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीजें होती है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स, ट्यूब लाइट्स, वॉट नॉट, बहुत सारी चीजें होती है शिप पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो वो सारी चीजों के दोस्तों स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे कंज्यूमेबल पार्ट्स, उनके अंदर के जो भी छोटे छोटे जो पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का कोई समझ लो एक फ्यूज ही हो गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है इलेक्ट्रिकल स्टोर में। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? सारी की सारी शिप पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें अगर आपको चाहिए किसी भी वर्क के लिए, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? इलेक्ट्रिकल स्टोर पे। आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, चीजें सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी एक साथ में। उसके बाद दोस्तों है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। वर्कशॉप का दोस्तों क्या काम होता है? जहां पर हम जाके किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, हमको कोई भी अगर वर्क पीस बनाना है, कुछ भी करना है, तो हम वहां पे जाके काम करते हैं। सेम है दोस्तों इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो दोस्तों आप वहां पे आएंगे, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आएंगे, और यहाँ पर आकर आप बड़ी आराम से काम कर सकते हैं। अच्छे से इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं ताकि आप इलेक्ट्रिकल चीजों पे अच्छे से आप काम कर पाए बिना किसी हजार्डस कंडीशन के। अगला दोस्तों है हमारा स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक, और ये दोस्तों है स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक हाई। अब दोस्तों इसका पर्पस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक हाई? हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ऑफकोर्स जो पूरा वर्ड है सेंटेंस है स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक, बहुत बड़ा सेंटेंस है। इसका मतलब दोस्तों अच्छे से समझते हैं। दोस्तों स्टर्न ट्यूब के बारे में तो आपको पता ही होगा, मेन इंजन होता है, मेन इंजन का क्रैंकशाफ्ट होता है, वो इंटरमीडिएट शाफ्ट के थ्रू आपके प्रोपेलर शाफ्ट पे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है, जिसको हम टेल शाफ्ट भी बोलते हैं, वहां पे दोस्तों प्रोवाइडेड होती है एक स्टर्न ट्यूब, जो कि दोस्तों प्रोवाइड करती है एक सील। आप समझ सकते हैं कि एक सील प्रोवाइड करती है ताकि जो आउटसाइड वाटर है वो अंदर की तरफ ना आ जाए शिप के अंदर। समझ पा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा आपने हल करके रखा है, वहां पे एक बहुत बड़ा होल करके रखा है अपने अपने शिप के हल में, जहां से प्रोपेलर शाफ्ट निकल रहा है बाहर, और फिर आपने बाहर प्रोपेलर लगा के रखा है। तो दोस्तों वहां से उस होल के थ्रू कोई भी वाटर अंदर ना आ जाए बाहर का, इसलिए सबसे पहले हम स्टर्न ट्यूब प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मतलब स्टर्न ट्यूब का। अब दोस्तों बात करते हैं स्टर्न ट्यूब इस पर्टिकुलर ब्लू बॉयल का क्या फंक्शन है। स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक, इसका पूरा फंक्शन समझते हैं। अब दोस्तों आपकी शिप समझ लीजिए अगर पूरी तरीके से लोडेड है, आपकी शिप के पूरा कार्गो लगा हुआ है, पूरा कार्गो आपकी शिप में भरा हुआ है। अगर आप कंटेनर शिप है तो आप पूरी तरीके से लोड है आपकी शिप, और अगर आप कोई भी ऑयल टैंकर या फिर गैस कैरियर में है तो वो पूरी तरीके से लोडेड है अंदर टैंक्स के अंदर आपका जो भी कार्गो है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी शिप पूरी तरीके से लोडेड है तो आपकी शिप का ड्राफ्ट ज्यादा होगा, आपकी शिप पानी के अंदर ज्यादा होगी। और दोस्तों जितना हम पानी के अंदर गहराई में जाते हैं उतना पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जितना हम पानी के अंदर जाएंगे उतना दोस्तों प्रेशर बढ़ता रहेगा पानी का आपकी शिप के ऊपर। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए आपकी शिप का पूरी तरीके से लोडेड है तो आपकी शिप का ड्राफ्ट ज्यादा है, मतलब आपकी शिप ज्यादा पानी के अंदर है, मतलब पानी का प्रेशर ज्यादा है। और वो पानी का प्रेशर दोस्तों आपका एक्ट कर सकता है आपकी स्टर्न ट्यूब के ऊपर, और इतने ज्यादा प्रेशर के कारण वो जो आउटसाइड वाटर है वो अंदर की तरफ लीक कर सकता है। उसको बचाने के लिए दोस्तों हम प्रोवाइड करते हैं ये एक ल्यूब ऑयल, स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल। तो ल्यूब ऑयल का दोस्तों पर्पस ये होता है कि एक तो वो ल्यूब्रिकेशन करता है स्टर्न ट्यूब का, और दूसरा दोस्तों पर्पस ये होता है कि वो वाटर को रेजिस्ट करता है। जैसे कि आपका वाटर बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो ल्यूब ऑयल दोस्तों यहाँ से उसका प्रेशर लगाने का काम है अंदर की तरफ से, ताकि वो एक बैलेंस क्रिएट करके रख सके और वाटर अंदर की तरफ ना आए। अब दोस्तों समझ लीजिए वाटर का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आपकी शिप पूरी तरीके से लोडेड है, तो आपको ऑयल का प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अगर ऑयल का प्रेशर कम है और वाटर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर अंदर की तरफ लीक कर जाएगा। तो आपको ऑयल का प्रेशर बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ऑयल का प्रेशर हम दोस्तों अब यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे, हम यूज करेंगे स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक हाई, क्योंकि ये फर्स्ट डेक पे प्रोवाइडेड है और ग्रेविटी के थ्रू ही ये जो ल्यूब ऑयल है वो स्टर्न ट्यूब में जा रहा है। तो दोस्तों अगर इसका प्रेशर जो है इस ल्यूब ऑयल का ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। शिप पे दो तरीके के स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक होते हैं, एक होता है हाई, एक होता है लो। जो हाई टैंक होता है वो प्रोवाइडेड होता है फर्स्ट डेक पे, और जो लो टैंक होता है स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक लो, वो प्रोवाइडेड होता है दोस्तों सेकंड डेक पे। तो जो ऑफकोर्स जो फर्स्ट डेक पे है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा वो ल्यूब ऑयल स्टर्न ट्यूब के ऊपर,
तो समझ रहे हैं दोस्तों, आपका वाटर का प्रेशर ज्यादा है तो आप कौन सा वाल्व ओपन करेंगे, इस पर्टिकुलर टैंक का, स्टर्न ट्यूब ल्यूबल ग्रेविटी टैंक हाई का आप आउटलेट वाल्व ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, जो ज्यादा प्रेशराइज ल्यूबल है वो पहुंचेगा आपके स्टर्न ट्यूब पे और अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने इस टाइम पे अगर ल्यूबल ग्रेविटी टैंक लो खोल दिया तो क्या होगा, प्रेशर आपका ल्यूबल का कम होगा, क्योंकि वो एक डेक नीचे है तो ग्रेविटी के थ्रू ही आ रहा है नीचे, तो प्रेशर दोस्तों कम होगा इसके मुकाबले, और वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वाटर अंदर की तरफ लीक कर जाएगा दोस्तों उस कंडीशन में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी शिप है अनलोडेड कंडीशन में। तो अनलोडेड कंडीशन में दोस्तों आपका ड्राफ्ट बहुत ज्यादा कम होता है, और ड्राफ्ट अगर आपका कम है तो वाटर का प्रेशर भी जो एक्ट कर रहा है स्टर्न ट्यूब के ऊपर वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर आपने स्टर्न ट्यूब ल्यूबल ग्रेविटी टैंक हाई यूज किया, उस कंडीशन में अगर आपने स्टर्न ट्यूब ल्यूबल ग्रेविटी टैंक हाई यूज किया तो दोस्तों आपका वाटर का प्रेशर तो कम है बाहर, लेकिन आपका ऑयल का प्रेशर ज्यादा हो गया ना शिप के अंदर, स्टर्न ट्यूब के अंदर। उसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, आपका जो ऑयल है वो बाहर की तरफ लीक कर सकता है, और वो कंडीशन होने से आपको बचानी है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आपका ड्राफ्ट कम है तो उस कंडीशन में आप कौन से टैंक का वाल्व खोलेंगे, स्टर्न ट्यूब ल्यूबल ग्रेविटी टैंक लो का आप उस समय वाल्व खोलेंगे, जो कि सेकंड डेक पे प्रोवाइडेड है। उससे क्या होगा, जो ल्यूबल प्रोवाइड करेंगे हम स्टर्न ट्यूब को, उसका प्रेशर होगा कम, क्योंकि बाहर जो वाटर है उसका भी प्रेशर कम है क्योंकि ड्राफ्ट कम है। और ये जो दोनों कम प्रेशर वाली चीजें हैं, कम प्रेशर का वाटर और कम प्रेशर का ऑयल, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करेगी और ना वाटर अंदर आएगा ना ऑयल बाहर जाएगा, और वो है दोस्तों आइडियल कंडीशन। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं स्टर्न ट्यूब ल्यूबल ग्रेविटी टैंक्स का दो तरीके से। अगेन मैं एक रिपीट कर देता हूँ, दो टैंक होते हैं, एक हाई और एक लो। हाई जो होता है वो फर्स्ट डेक पे प्रोवाइड होता है, और लो जो होता है वो होता है सेकंड डेक पे प्रोवाइडेड। हाई को हम यूज करते हैं जब हमारा ड्राफ्ट ज्यादा होता है, और लो को हम यूज करते हैं जब हमारा ड्राफ्ट कम होता है। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों समझने के लिए। बहुत सारे लोग काफी ज्यादा पढ़ लेते हैं, काफी सारा अपने पूरा मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि इन दोनों टैंक का पर्पस क्या है। शिप पे जाने के बाद भी उनको ये पता नहीं चलता कि अरे इन शिप का पर्पस, इन दोनों टैंक का पर्पस क्या है। जब सेकंड इंजीनियर पूछता है बताओ भैया मेरे को इनका पर्पस, तो नहीं पता होता है लोगों को। तो ये चीजें दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको अभी से पता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मेन बॉयलर। ये हम यहाँ पे लिख रखा है देखिए, अपर बॉयलर प्लेटफॉर्म। तो बॉयलर के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइडेड होता है फर्स्ट डेक पे। उस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों प्रोवाइडेड होता है मेन बॉयलर। मेन बॉयलर दोस्तों प्रोड्यूस करता है स्टीम अराउंड 16 बार के प्रेशर में। अब दोस्तों आप एक चीज स्ट्रेंज देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो बॉयलर प्रोवाइडेड है, एक तो है ऑक्सिलरी बॉयलर और एक है मेन बॉयलर। तो दोस्तों दो बॉयलर उन्हीं शिप में प्रोवाइडेड होते हैं जिनमें स्टीम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर दोस्तों आप कंटेनर शिप पे हैं तो हो सकता है कि आपकी शिप पे सिर्फ एक ही बॉयलर हो जो कि ऑक्सिलरी बॉयलर हो, और वो 7 बार की स्टीम प्रोड्यूस कर रहा हो, क्योंकि कंटेनर शिप्स पे जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ हीटिंग पर्पसेस के लिए मेनली स्टीम यूज की जाती है, हीटिंग ऑफ वेरियस टैंक्स, फ्यूल ऑयल टैंक, ल्यूब ऑयल टैंक, इन सब चीजों की हीटिंग के लिए स्टीम यूज की जाती है, और 7 बार की स्टीम उन सब चीजों के लिए सफिशिएंट है। इसलिए कंटेनर शिप्स में दोस्तों आपको मैक्सिमम मिलेंगे ऑक्सिलरी बॉयलर। लेकिन दोस्तों वहीं आप अगर कुछ समय पहले की जो शिप्स थी, जो कि आज भी बहुत सारी शिप्स है ऐसी मार्केट में जो कि सेल कर रही है, ऑयल टैंकर, जहां पर सीओपीटी यूज होता है दोस्तों। सीओपीटी वर्ड आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जो कार्गो होता है दोस्तों, सीओपीटी की सबसे पहले फुल फॉर्म है कार्गो ऑयल पंप टरबाइन। तो दोस्तों ऑयल टैंकर्स में जो आपका कार्गो होता है, कार्गो टैंक में जो आपका ऑयल होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे दोस्तों जो पंप उस ऑयल को आपके टैंक से निकाल कर शोर पे भेजता है, उस पंप को हम बोलते हैं कार्गो ऑयल पंप। और वो जो दोस्तों पंप होता है, उस पंप को ड्राइव करता है एक टरबाइन। तो कार्गो ऑयल पंप को ड्राइव करने वाले टरबाइन को हम क्या नाम देते हैं, कार्गो ऑयल पंप टरबाइन, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं सीओपीटी। तो दोस्तों पुरानी शिप्स में, जहां पे आजकल तो फ्रेमो पंप आ गया है, पुरानी शिप्स में और आजकल भी वो शिप बहुत ज्यादा सेल कर रही हैं जहां पे सीओपीटी यूज होता था। तो दोस्तों सीओपीटी के एक कॉन्सेप्ट है कि जो वो टरबाइन है, सीओपीटी है जो वो टरबाइन है जो कि कार्गो ऑयल पंप को रन कर रहा है, उसको दोस्तों टर्न करने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए हम स्टीम यूज करते हैं। और उस स्टीम का दोस्तों प्रेशर हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अराउंड 16 के आपको प्रेशर चाहिए, 16 बार का आपको प्रेशर चाहिए उस पर्टिकुलर टरबाइन को रोटेट करने के लिए, सीओपीटी को रोटेट करने के लिए, तभी आप अच्छे से डिस्चार्जिंग ऑपरेशन कैरी आउट कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका ऑक्सिलरी बॉयलर सफिशिएंट नहीं है, आपको एक मेन बॉयलर भी चाहिएगा जो कि स्टीम प्रोड्यूस करे 16 बार की।
जो कि पूरी की पूरी 16 बार की स्टीम प्रोड्यूस करे। और ये पूरी की पूरी 16 बार की स्टीम कहां पे जाएगी दोस्तों? कार्गो ऑयल पंप टरबाइन को ड्राइव करने में, जिससे कि आपके डिस्चार्जिंग ऑपरेशन बड़ी आसानी से कैरी आउट हो सके। और क्योंकि दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ डिस्चार्जिंग पे ध्यान दे रहे हैं और आपके ऑलरेडी जो टैंक्स हैं उनको आप पूरी तरीके से भूल गए, वहां भी हीटिंग देना जरूरी है। उसके लिए दोस्तों साथ ही में प्रोवाइडेड होता है ऑक्सिलरी बॉयलर, जो कि 7K की स्टीम प्रोड्यूस करके आपकी सारी हीटिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर देता है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके दोनों के दोनों बॉयलर काम आते हैं। अगर आपकी शिप थोड़ी सी पुरानी है जहां पर COPT अभी तक प्रोवाइडेड है, तो दोस्तों मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपकी शिप पे ये दोनों के दोनों बॉयलर अवेलेबल होंगे और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये दोनों के दोनों बॉयलर एक साथ काम आते हैं। ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड दोस्तों एक बॉयलर अगर आप बंद रखें तो चलेगा, मेन बॉयलर आप नॉर्मली बंद रखते हैं। ड्यूरिंग सेलिंग आप कोई भी एक बॉयलर बंद रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के दौरान। अगर आपको जो आपका कार्गो ऑयल है उसको हीट करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगातार अगर आप उसको हीट नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाएंगी। तो अगर आपको कार्गो ऑयल को हीट करना जरूरी है तो आप पूरे सेलिंग पीरियड के दौरान अपना मेन बॉयलर आप ऑन रखेंगे, ऑक्सिलरी बॉयलर आप बंद रखेंगे, मेन बॉयलर ऑन रखेंगे और आप अपने कार्गो को जो है वो हीटिंग प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ ही में स्टीम भी प्रोवाइड करते रहेंगे वेरियस टैंक्स के लिए, वेरियस टैंक्स की हीटिंग के लिए। लेकिन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दोनों के दोनों बॉयलर यूज करने होंगे। रीजन मैंने दोस्तों अभी अभी आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपर बॉयलर प्लेटफॉर्म, ये जो बॉयलर का प्लेटफॉर्म है इसी में आपको मेन बॉयलर के पास दिखेगा बॉयलर कंट्रोल पैनल। बॉयलर कंट्रोल पैनल दोस्तों क्या होता है? बॉयलर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, लेकिन वो पढ़ने में इतनी ही ज्यादा मजेदार है जितनी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों हम बॉयलर के बारे में भी इन डेप्थ पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है छोटा सा, पूरा एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बारे में भी इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं और इतना ही अच्छे से आपको मैं समझाने वाला हूँ बॉयलर के बारे में सब कुछ। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि जब भी कोई मशीनरी इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कि गलत जा सकती है और उन चीजों को गलत जाने से रोकने के लिए दोस्तों प्रोवाइडेड होते हैं वेरियस अलार्म्स। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पैनल पर आपको बहुत सारे अलार्म मिल जाएंगे, बहुत सारे अलार्म मिल जाएंगे बॉयलर से रिलेटेड। जितने भी आपके अलार्म्स है, लो फ्लेम अलार्म, हाई फ्लेम अलार्म, आपका लो वाटर लेवल अलार्म, जितने भी अलार्म है वो सारे के सारे अलार्म आपको इस पर्टिकुलर बॉयलर कंट्रोल पैनल पे आपको मिल जाएंगे। और ना कि सिर्फ अलार्म मिलेंगे बल्कि जितने भी ऑपरेट करने के लिए बॉयलर को स्विचेस होते हैं वो सारे स्विचेस भी दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर एक ही पैनल पे मिल जाएंगे। और दोस्तों समझ लीजिए अगर बॉयलर में कुछ रॉन्ग हो गया और दोस्तों अलार्म आ गया तो दोस्तों वो यहाँ पे वो अलार्म ब्लिंक करता रहेगा और वो दोस्तों साउंड भी प्रोड्यूस करेगा अलार्म की। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या चीज गलत है बॉयलर में अभी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये पर्पस है बॉयलर कंट्रोल पैनल का। और इसी के साथ दोस्तों हमने पूरा डिस्कस कर लिया है अपर बॉयलर प्लेटफॉर्म। आप समझ गए हैं दोस्तों बॉयलर का मेन पर्पस क्या होता है, किस कंडीशन में आपकी शिप पे 2 बॉयलर हो सकते हैं, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और दोस्तों बॉयलर के बारे में हम ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला जो हमारा है वो इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स बना के रखे हैं, सीढ़ियां बना के रखी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म एक अलग से प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड होता है आपकी शिप पे और वहां तक पहुंचने का जो दोस्तों रास्ता होता है वो आपके मेन इंजन रूम के फर्स्ट डेक से दोस्तों प्रोवाइडेड होता है। तो ये दोस्तों आपका फर्स्ट डेक है और यहाँ से दोस्तों जो सीढ़ियां हैं वो जाती है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म पे। तो इसका ये यहाँ पे हम वही चीज दर्शाना चाहते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं वो आपकी जा रही है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म पे। इनर्ट गैस का दोस्तों फंक्शन क्या होता है वो हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं जब हम इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन्हीं डेक के लेआउट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। आगे जाकर आने वाला है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म जहां पे हम बड़ी आराम से पूरा का पूरा इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म और इनर्ट गैस का जो पर्पस होता है शिप के ऊपर वो हम बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही समझ लीजिए कि अगर आप ऑयल टैंकर पे है तो दोस्तों 95% जो होता है आपके कार्गो टैंक में वो होता है ऑयल और ऊपर का जो 5% होता है वो होता है दोस्तों इनर्ट गैस। इनर्ट गैस दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपका प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है किसी भी तरीके के एक्सप्लोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। समझ रहे हैं आप? इतना ज्यादा ऑयल लेकर जा रहे हैं अपने कार्गो टैंक में, इतना ज्यादा ऑयल लेकर जा रहे हैं और अगर आपने इनर्ट गैस प्रोवाइड नहीं करी उस पर्टिकुलर टैंक में, बूम, बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिनेरियो हो सकता है दोस्तों। प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं इनर्ट गैस। पूरा का पूरा दोस्तों हम फंक्शन समझाने वाले हैं जब हम इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म को इन डिटेल समझेंगे
अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैंने आपको इनर्ट गैस के बारे में इन डिटेल समझाया। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े ही दिनों में अपलोड होने वाला है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म भी। सबसे पहले हम वही करेंगे, एक बार डेक्स होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने वाला है इनर्ट गैस का पूरा फंडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंजन स्पेयर पार्ट्स स्टोर रूम। मेन इंजन दोस्तों एक ऐसी मशीनरी है जिसको बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। अगर दोस्तों आपने जिंदगी में कभी एक साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा कि उस साइकिल में भी कितने स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। अगर आपकी साइकिल कभी पंक्चर हो गई तो आप वहां पे उसको साइकिल वाले की दुकान पे लेके जाएंगे, रिपेयरिंग की दुकान पे, और वो कई बार ट्यूब चेंज कर देता है। वो क्या हो गया? स्पेयर हो गया। अगर आपकी कभी साइकिल चलाते चलाते आपकी चेन टूट गई तो आप उसको अपने जो आपका जो साइकिल ठीक करने वाला है उसके पास लेके जाएंगे, मैकेनिक के पास, और वो फिर से उसकी चेन बदल देगा। वो क्या हुआ दोस्तों? स्पेयर पार्ट। समझ सकते हैं दोस्तों, एक छोटी सी साइकिल में आपके इतने सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों शिप पे तो कितनी ज्यादा मशीनरीज है, और वो जो मेन इंजन है वो इतना ज्यादा बड़ा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। और अगर उन स्पेयर पार्ट्स को आपने कोई स्पेयर पार्ट्स अलग जगह रख लिया, कोई वहां पे रख लिया, आपको पता नहीं दोस्तों कब जरूरत पड़ने वाली है कौन से स्पेयर पार्ट की। तो उन सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स को हम एक ही रूम में रखते हैं, जिसका नाम हमने दिया है दोस्तों इंजन स्पेयर पार्ट स्टोर रूम। यहाँ पर आपको हर एक स्पेयर पार्ट मिल जाएगा मेन इंजन से रिलेटेड और दूसरी मशीनरी से रिलेटेड। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए, आपको सीधा इस रूम में आना है और आपको वो स्पेयर पार्ट्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। सबकी एक अलग अलग जगह लोकेटेड होती है, लोकेशन, हर एक सामान वहीं पर रखा हुआ होता है, बड़े ही क्लीनलीनेस के साथ में। आपको वो बस वहां पर जाकर देखना है और आपको आराम से मिल जाएगा वो स्पेयर पार्ट। बहुत सारे स्पेयर पार्ट होते हैं दोस्तों मेन इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर, एग्जॉस्ट वाल्व, बहुत सारी चीजें होती हैं। नाम लेने गया तो यहाँ यहीं पे रात हो जाएगी, इतनी बड़ी ज्यादा चीज है वो मेन इंजन। सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इंजन स्पेयर पार्ट स्टोर रूम। अगला है दोस्तों इंजन रूम वर्कशॉप। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एसी। ये दोस्तों इंजन रूम वर्कशॉप क्या होती है? यहाँ पे आपकी लेथ मशीन प्रोवाइडेड होती है, मिलिंग मशीन प्रोवाइडेड होती है। तो समझ गए यहाँ पे क्या पर्पस होता है इंजन रूम वर्कशॉप का। जितना भी आपका वर्कशॉप से रिलेटेड काम होता है, कोई भी आपको वर्क पीस बनाना है, तो वो आप यहाँ पर आके बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सारी मशीनरीज आपके लिए प्रोवाइडेड होती है, लेथ मशीनरी वगैरह, आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं यहाँ पे आकर। अगला दोस्तों यहीं पे आप कोने में देख सकते हैं ECR। ये दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। ECR दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंजन कंट्रोल रूम। इंजन कंट्रोल रूम दोस्तों ये होता है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड होते हैं, मोस्टली कंप्यूटर्स, और बहुत सारे अलार्म्स प्रोवाइडेड होते हैं, बहुत सारे स्विचेस प्रोवाइडेड होते हैं। इसका दोस्तों पर्पस क्या होता है? इंजन रूम में जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी, अगर 100 मशीनरी है तो 100 की 100 मशीनरी का कंट्रोल आप इस एक रूम में बैठे बैठे कर सकते हैं। उन 100 की 100 मशीनरी को आप स्टार्ट कर सकते हैं इस रूम में बैठे बैठे, उन 100 मशीनरी को आप शट डाउन कर सकते हैं इस एक ही रूम में बैठे बैठे। हर एक चीज का स्विच यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है दोस्तों, समझ गए? और इसी वजह से यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रोवाइड होते हैं। बस दोस्तों इतना ही नहीं, हर एक मशीनरी में अलार्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं शिप पे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस मशीनरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हर एक मशीनरी में अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ECR में, इंजन कंट्रोल रूम में, वहां पे आपको अलार्म आ जाएगा। अलार्म कैसा आएगा दोस्तों? ऑडियो एंड विजुअल अलार्म। आपको वो चीज दिख जाएगी कि अच्छा इस चीज का अलार्म आ रहा है यहाँ पे इंजन रूम में, और इसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और दोस्तों वहां पे एक लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी और साउंड भी आ जाएगा। आप दोस्तों अलार्म को जाके एक्नॉलेज करेंगे और दोस्तों उसके बाद आप उस पर्टिकुलर मशीनरी पे जाकर उस फॉल्ट को ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों उस साउंड को एक्नॉलेज करना, अलार्म को एक्नॉलेज करने के बाद साउंड तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो जो लाइट ब्लिंक हो रही है अलार्म की, वो बंद नहीं होगी। वो लाइट सिर्फ तभी ब्लिंक होगी जब आपने जाकर वो अलार्म का, जिस वजह से जो अलार्म आ रहा था उस वजह को ठीक नहीं कर दिया, तब तक वो जो है विजुअल अलार्म बंद नहीं होगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि इंजन कंट्रोल रूम में प्रोवाइड होता है। सारे अलार्म्स आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सी मशीनरी में अभी कौन सा अलार्म आ रहा है, ताकि आपको एक ही जगह पे बैठे बैठे पता चलने वाला है कि कौन सी मशीनरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी मशीनरी के बहुत सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। आपको बॉयलर के पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, आपको पंप का डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ पे पता चल जाएगा, मेन इंजन के एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर यहाँ पे पता चल जाएगा। जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज के पैरामीटर्स आपको इंजन कंट्रोल रूम में एक साथ ही पता चल जाएंगे।
समझ गए दोस्तों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंजन कंट्रोल रूम। ये एक ऐसा रूम है जहां पे बैठे बैठे आप पूरे के पूरे इतने बड़े इंजन रूम को कंट्रोल कर सकते हैं और हर एक मशीनरी के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। यहाँ से आपको बस यहाँ से पैरामीटर्स देखना और आप जान जाएंगे कि अच्छा ये मशीनरी सही से काम कर रही है या नहीं। इतना सिंपल। तो ये रूम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर कंडीशन रूम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके सो जाते हैं, जूनियर इंजीनियर नए नए जाते हैं, उनको पता होता नहीं है एसी वाला रूम होता है, यहाँ पे एसी होता है। वो सोचते हैं एसी हमारे लिए प्रोवाइडेड है। एसी आपके लिए दोस्तों प्रोवाइडेड नहीं होता है, एसी प्रोवाइडेड होता है यहाँ पे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स के लिए एसी प्रोवाइडेड होता है। लेकिन क्योंकि इंजन रूम इतना गर्म होता है, नया नया जूनियर इंजीनियर जाके मस्त ईसीआर में सो जाता है हर रोज। ऐसा काम मत करे। किसी दिन अगर आपके चीफ इंजीनियर ने देख लिया और या फिर सेकंड इंजीनियर ने देख लिया तो आप तो गए। ऐसा काम ना करें। ईसीआर सोने के लिए नहीं है। यहाँ पर आकर आप अच्छे से बैठकर अपनी लॉगबुक एंट्रीज फिल कर सकते हैं, अपना सारी मशीनरी के पैरामीटर्स आप यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप काम करें, अच्छे से रिलैक्स होकर काम करें, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हार्डवर्क नहीं है यहाँ पर, रिलैक्स होकर काम करें, लेकिन सोना मत यहाँ पे आके। अगला दोस्तों है पंप पैनल। तो पंप पैनल दोस्तों क्या है, जैसा कि हमने बॉयलर कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ा, सेम यही है पंप का पैनल। यहाँ पे भी दोस्तों पंप से रिलेटेड जितने भी अलार्म्स होते हैं उनके इंडिकेशन यहाँ पे दे दिए जाते हैं। जितने भी अलार्म है पंप से रिलेटेड, लो सक्शन प्रेशर, नो सक्शन प्रेशर, सक्शन ले ही नहीं रहा है पंप, अलार्म आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऑडियो एंड विजुअल अलार्म यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं इस पंप पैनल पे। और इसी के साथ में जितने भी पंप्स होते हैं उनको आप यहाँ से जो है स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। आपने ये स्विच दबा दिया इस पंप का, वो पंप वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस पंप के पास मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है उस लोकेशन पे। आप डायरेक्ट पंप पैनल पे आकर कोई भी पंप को आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी पंप को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के जैसा दोस्तों अगला पॉइंट है डीजल जनरेटर कंट्रोल पैनल। सेम है दोस्तों, पैनल का पर्पस अब यही है, जहां पे भी आप पैनल पढ़े वहां का पर्पस यही है कि एक तो वो उस मशीनरी से रिलेटेड बहुत सारे अलार्म्स दे देता है। जितने भी अलार्म्स है उस मशीनरी से रिलेटेड वो आपको उस पर्टिकुलर पैनल पे दिखा देगा, उससे ऑडियो एंड विजुअल फॉर्म में। और साथ ही में उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जितने भी स्विचेस आपको चाहिए वो यहाँ पे दोस्तों आपको पैनल पे मिल जाएंगे। तो पंप बॉयलर कंट्रोल पैनल पे आपको बॉयलर के अलार्म्स एंड स्विचेस मिल गए, पंप पैनल पे आपको पंप के अलार्म एंड स्विचेस मिल गए। तो बताइए दोस्तों डीजल जनरेटर कंट्रोल पैनल पे आपको किसके अलार्म्स एंड स्विचेस मिलेंगे? डीजल जनरेटर कंट्रोल पैनल के डीजल जनरेटर के आपको अलार्म्स एंड स्विचेस मिलेंगे। और साथ ही में आपको शायद कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि पैरामीटर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी एक काफी अच्छी चीज है। तो यही दोस्तों पर्पस होता है डीजल जनरेटर कंट्रोल पैनल का। पैरामीटर्स वैसे मोस्टली इंजन कंट्रोल रूम में ही दिखाए जाते हैं। पैनल्स का पर्पस मोस्टली यही होता है कि आपका जो जितने भी अलार्म्स है वो आपको दिखा दिया जाए और जितने भी स्विचेस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। तो दोस्तों अगली जो मशीनरी हमारे इस डेक पे प्रोवाइडेड होती है वो होती है दोस्तों फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक एंड फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक। दोस्तों पर्पस क्या होता है इन दोनों टैंक्स का वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार फिर से नाम देख लेते हैं, फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक एंड फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक। एक और चीज दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नोटिस करने के लिए, वो है कि इन दोनों ही टैंक में हीटिंग कॉइल्स प्रोवाइडेड है। फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक में भी हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है और फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक में भी हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्पस क्या है इन दोनों टैंक्स का। तो दोस्तों फ्यूल ऑयल जो है वो शिप में लिया जाता है नॉर्मली, जो जिसको हम बंकर बोलते हैं उसको लिया जाता है दोस्तों फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक में, या फिर उसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि फ्यूल ऑयल विंग टैंक में। तो दोस्तों वहां पर हमारा जो सारा फ्यूल ऑयल होता है वो किया जाता है स्टोर। फ्यूल ऑयल दोस्तों कंबशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना कंबशन नहीं हो सकता। तो फ्यूल ऑयल दोस्तों हम रखते हैं फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक में या फिर विंग टैंक में। अब दोस्तों यूज में लाना है उस फ्यूल ऑयल को हमें, तो दोस्तों हम जो फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक है वहां से हम उस फ्यूल ऑयल को पंप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक में। तो दोस्तों जैसा कि हमें नाम सजेस्ट करता है फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक, यहाँ पे सेटलिंग टैंक का दोस्तों पर्पस हमेशा क्या होता है कि जो भी आपका ऑयल है वो सेटलिंग टैंक में आता है और जितनी भी उसके अंदर इंप्योरिटीज हो जाती है वो नीचे सेटल हो जाती है और जो फ्रेश ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है, जो प्योर ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है और इंप्योरिटीज उसकी जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसी वजह से दोस्तों हम इसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। जितने भी सेटलिंग टैंक है उनका पर्पस हमेशा यही होता है, जैसा कि यहाँ पे भी था मेन इंजन ल्यूबल सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक मतलब जितना भी ल्यूबल में इंप्योरिटीज थी वो इस टैंक में सेटल हो जाएगी नीचे। जब भी इसमें हम ल्यूबल ट्रांसफर करेंगे तो इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो जाएगी। सेम दोस्तों पर्पस यहाँ पे भी है फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक। तो हमने यहाँ पे वो फ्यूल ऑयल ट्रांसफर किया विंग टैंक से, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों उस फ्यूल ऑयल को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है।
तो ये दोस्तों उसके लिए हीटिंग कॉइल्स प्रोवाइडेड है। तो इन हीटिंग कॉइल से दोस्तों वो जो ऑयल है उसको गर्म किया जाता है, और गर्म होने के कारण दोस्तों जितनी भी इंप्योरिटीज होती है जिनकी डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है, वो दोस्तों सारी की सारी इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती है सेटलिंग टैंक में, और जो अपना जो फ्रेश होता है फ्यूल ऑयल, प्योर फ्यूल ऑयल होता है, वो दोस्तों ऊपर रह जाता है। अब दोस्तों अगली प्रोसेस क्या है, वो जो अपना जो फ्रेश फ्यूल ऑयल है, उस फ्यूल ऑयल को दोस्तों हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्यूरिफायर में। प्यूरिफायर दोस्तों उस फ्यूल ऑयल को अच्छे से प्यूरिफाई करके सारा का सारा वाटर पार्टिकल उस ऑयल में से निकाल के ट्रांसफर करता है फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक को। और यहां से दोस्तों फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक से हम आगे हमारा जो मेन इंजन का जो सिस्टम है, जो पूरा फ्यूल ऑयल सिस्टम है, वहां पे ऑयल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अच्छे से एक बार फिर से बात करेंगे क्या होता है। जो फ्यूल ऑयल होता है वो विंग टैंक से ट्रांसफर किया जाता है फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे इस फ्यूल ऑयल को गर्म किया जाता है और जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, और जो फ्रेश फ्यूल ऑयल होता है, प्योर फ्यूल ऑयल होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है। दोस्तों कितना गर्म किया जाता है, अराउंड 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसको गर्म किया जाता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्यूल ऑयल को। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहां से जो फ्रेश ऑयल है जो कि ऊपर है, उस ऑयल को दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है। एक बेसिक सा डायग्राम बना, बहुत ही बेसिक, इन डिटेल हम दोस्तों ये तब पढ़ेंगे जब हम फ्यूल ऑयल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। वहां पे दोस्तों हम हर एक चीज इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको मैं बेसिक एक आइडिया देने के लिए और इन टैंक का पर्पस समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक सा सिस्टम बना के, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ऑयल ट्रांसफर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका फ्रेश ऑयल है उसको दोस्तों ट्रांसफर किया जाएगा एक पंप के थ्रू एक हीटर में। वो हीटर दोस्तों इसका टेम्परेचर कितना कर देगा ऑयल का, 95 डिग्री सेल्सियस। यहां से दोस्तों ये जो ऑयल है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्यूरिफायर में। प्यूरिफायर दोस्तों इस ऑयल को अच्छे से प्यूरिफाई कर लेगा, सारा का सारा वाटर पार्टिकल रिमूव कर देगा, और अब दोस्तों ये ऑयल कहां पे भेजा जाता है, फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक में। तो दोस्तों डायरेक्ट फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक से सर्विस टैंक में नहीं जाता है, पहले यहां से जाता है हीटर में। हीटर दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है 95 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद दोस्तों ये जाता है ऑयल प्यूरिफायर में, प्यूरिफायर अच्छे से प्यूरिफाई कर देता है, और उसके बाद दोस्तों ये ऑयल जिसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस और पूरी तरीके से प्यूरिफाइड है, ये ऑयल जाता है फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक में। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी हीटिंग कॉइल प्रोवाइडेड है। इस हीटिंग कॉइल का दोस्तों पर्पस यही है कि ये जो 95 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल ऑयल आ रहा है, इसको अच्छे से हीट किया जाए और इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। इसका मेन पर्पस ये है दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन करना। जो 95 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ाया गया है, वो दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करता है। और यहाँ पे भी दोस्तों जो टेम्परेचर रहता है फिर फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक में, वो होता है दोस्तों 95 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से दोस्तों ऑफकोर्स ये जो फ्यूल ऑयल है वो आगे फिर सिस्टम में जाता है। जो फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप होते हैं वो दोस्तों यहाँ से सक्शन लेकर इस पर्टिकुलर टैंक से, यहाँ से जो ऑयल होता है वो फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप में जाता है, वहां से दोस्तों हीटर्स में जाता है जो कि टेम्परेचर उसका 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। वहां से दोस्तों बूस्टर पंप में जाता है जो कि उसका प्रेशर भी अराउंड 11 बार तक बढ़ा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो है आपके फ्यूल इंजेक्टर में भेजा जाता है कंबशन के लिए। बहुत लंबी प्रोसेस है, आपको बहुत सारों को समझ में नहीं आई होगी कि मैंने बाद में ये क्या बोला। पूरा का पूरा इंडेप्थ बाद में इसके बारे में बात करेंगे जब हम फ्यूल ऑयल सिस्टम पढ़ेंगे। अभी से इतना ज्यादा प्रेशर मत डालिए अपने दिमाग के ऊपर, वरना दिमाग हैवी लोड हो जाएगा। अभी बस इतना ही फोकस रखिए कि यहाँ से जो फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक है, स्टोरेज टैंक से सेटलिंग टैंक में ऑयल आएगा, सेटलिंग टैंक में ऑयल को गर्म करेंगे, इंप्योरिटीज नीचे रह जाएगी, और फ्रेश ऑयल को दोस्तों हम हीटर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे प्यूरिफायर में। प्यूरिफायर में वो ऑयल अच्छे से प्यूरिफाई हो जाएगा और उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे सर्विस टैंक में। बस दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कितना आसान सा सिस्टम है। हालांकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, लेकिन ये चीज दोस्तों यहाँ पे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब हम सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उस टाइम पे ये नॉलेज का, इस चीज का नॉलेज नहीं रहा तो आपको सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। तो यहीं पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो डेक लेआउट्स है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि जब आप कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीनरी को पढ़ने के लिए जाएंगे ना, आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इस मशीनरी का बेसिक फंक्शन क्या है। कि अच्छा भाई ये मशीनरी तो ऐसे काम करती है, अच्छा भाई ये सिस्टम का पर्पस ये है, अच्छा ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक क्या करता है, फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक क्या करता है, कितना टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर को कभी निग्लेक्ट मत करना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया है इन दोनों टैंक्स का पूरा पर्पस। तो दोस्तों अगली जो मशीनरी है वो है डीजल ऑयल सर्विस टैंक,
एंड डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीजल ऑयल का पर्पस क्या होता है शिप पे। तो दोस्तों डीजल ऑयल यूज किया जाता है मेन इंजन में जब भी आपकी शिप एका एरियाज में जा रही है। एका एरियाज क्या होते हैं? एमिशन कंट्रोल एरियाज। ये वो एरियाज होते हैं जहां पे जब आप फ्यूल ऑयल बर्न करते हैं जो भी मेन इंजन में, उसका सल्फर कंटेंट जो होता है वो कम होना चाहिए एक पर्टिकुलर लिमिट से। अभी के हिसाब से देखा जाए तो सल्फर कंटेंट है 0.1%, लेकिन अगर इससे आपका सल्फर कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एका एरियाज में जा रहे हैं इससे हमेशा आपका सल्फर कंटेंट कम होना चाहिए। तो दोस्तों डीजल ऑयल सर्विस टैंक इसलिए हम यूज करते हैं उस टाइम पे आपके डीजल ऑयल का जो सल्फर कंटेंट होता है वो होता है कम। तो जब भी आप एका एरियाज में जा रहे हैं तो आप कन्वर्ट कर देते हैं हैवी फ्यूल ऑयल से डीजल ऑयल में। हालांकि अदर टाइप के भी ऑयल होते हैं जैसे कि LSFO जो कि होता है लो सल्फर फ्यूल ऑयल, और ULSFO जो कि होता है अल्ट्रा लो सल्फर फ्यूल ऑयल। कुछ भी हो लेकिन डीजल ऑयल नॉर्मली होता ही है। तो एक तो दोस्तों वो कंडीशन हो गई जब हम डीजल ऑयल यूज करते हैं। दूसरी दोस्तों कंडीशन कौन सी है? तो दूसरी दोस्तों ये कंडीशन है कि समझ लीजिए जब भी आप कोई भी जनरेटर स्टार्ट करते हैं शिप पे दोस्तों ऑक्सिलरी इंजन होते हैं। तो वो जो ऑक्सिलरी इंजन होते हैं दोस्तों उनकी जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग होती है वो हम करते हैं डीजल ऑयल पे। हालांकि जैसे कि हम ऑक्सिलरी इंजन स्टार्ट करने वाले हैं तो ऑक्सिलरी इंजन को स्टार्ट करते टाइम हम डीजल ऑयल पे स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको HFO पे रन कर सकते हैं, और एंडिंग के टाइम पे जब हम उसको स्टॉप कर रहे हैं तो हम दोस्तों उसको फिर से डीजल ऑयल पे स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों ये एक दूसरा पर्पस हो गया डीजल ऑयल का। अब दोस्तों हमने पर्पस डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं टैंक्स के बारे में कि इन टैंक्स का क्या फंक्शन है। तो टैंक्स दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हालांकि यहाँ पे दो टैंक्स है, डीजल ऑयल सर्विस टैंक और डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक। अगेन दोस्तों सेटलिंग टैंक का पर्पस वही है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे और यहाँ पे। सेटलिंग टैंक का पर्पस यही है कि जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और जो फ्रेश ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हीटिंग कॉइल क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी सेटलिंग टैंक थे यहाँ पे हर जगह हीटिंग कॉइल था। हीटिंग कॉइल प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो लाइट फेज ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है और इंप्योरिटीज नीचे रह जाती है, जो डेंसर इंप्योरिटीज होती है वो नीचे रह जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें हीटिंग कॉइल प्रोवाइड नहीं की है। इसका दोस्तों पर्पस ये है, इसका मतलब ये हीटिंग कॉइल प्रोवाइड नहीं करने का मतलब कि जो डीजल ऑयल होता है वो ऑलरेडी बहुत ही लाइट फेज ऑयल होता है, इसके अंदर ज्यादा इंप्योरिटीज नहीं होती है, बहुत लाइट फेज ऑयल है। और जो भी आप डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक में स्टोर करेंगे उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होगी, हालांकि नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत जो भी इंप्योरिटीज होगी वो अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी कम है डीजल ऑयल की कि जितनी भी इंप्योरिटीज है वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा लाइट फेज ऑयल है। तो दोस्तों बस इतना सा ही पर्पस है डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक का। और यहाँ से दोस्तों फिर ये जो ऑयल है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है डीजल ऑयल सर्विस टैंक में। प्यूरिफायर दोस्तों यहाँ पे इस प्रोसेस में प्रोवाइडेड नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों प्यूरिफायर प्रोवाइडेड था फ्यूल ऑयल में, पहले प्यूरिफायर के थ्रू सेटलिंग टैंक से सर्विस टैंक में भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्यूरिफायर यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी ये प्यूरिफाइड ऑयल है। डीजल ऑयल में आपको प्यूरिफायर की जरूरत ही नहीं है, इंप्योरिटीज होती नहीं है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये हो गया पर्पस डीजल ऑयल सर्विस टैंक का और डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक का। अगला दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखेंगे डीजल जनरेटर ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक और डीजल जनरेटर ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक। इन दोनों में दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ये है डीजल ऑयल सर्विस टैंक और ये है दोस्तों डीजल जनरेटर ल्यूब ऑयल सर्विस टैंक। डीजल जनरेटर दोस्तों क्या होता है, शिप पे इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑक्सिलरी इंजन होता है जो कि डीजल जनरेटर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो ऑक्सिलरी इंजन कपल्ड होता है आपके ऑल्टरनेटर से और वो ऑक्सिलरी इंजन आपके ऑल्टरनेट को ड्राइव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वही जो ऑक्सिलरी इंजन होता है उसमें भी तो दोस्तों ल्यूब्रिकेशन की जरूरत है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये क्या था दोस्तों, हमारा मेन इंजन ल्यूब ऑयल स्टोरेज टैंक। यहाँ पे दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मेन इंजन में बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स दोस्तों डीजल इंजन में भी तो होते हैं, वो भी तो सेम ही इंजन है, हालांकि 4 स्ट्रोक इंजन है लेकिन है तो इंजन ही। ये सारे पार्ट्स तो होते ही है वहां पे, पिस्टन जो है आपका, कनेक्टिंग रॉड है, फिर आपका क्रैंकशाफ्ट है, ये सारे पार्ट्स होते हैं वहां पे। और इन सारे पार्ट्स का ल्यूब्रिकेशन होना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेम चीज यहाँ पे भी ऑक्सिलरी इंजन या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज डीजल इंजन, उसके ल्यूब्रिकेशन के लिए दोस्तों ये जो है स्टोरेज टैंक प्रोवाइड होता है। यहाँ से दोस्तों ल्यूब ऑयल जाता है आपके ऑक्सिलरी इंजन में, वहां पे अलग अलग पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करता है, जितना भी है क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, आपका पिस्टन, ये सब चीजों को ल्यूब्रिकेट करने के बाद दोस्तों सम ऑयल जो है वो संप में गिरा जाता है और वहां से दोस्तों आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं डीजल जनरेटर ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, वो जो ल्यूब ऑयल है उसको गर्म कर दिया जाएगा। गर्म करने से दोस्तों क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो प्योरीफाइड ऑयल है
जो कि लाइट फेज ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। इससे कि दोस्तों अब ये ऑयल प्यूरिफाइड हो गया है और अब ये ऑयल फिर से आप यूज कर सकते हैं अपने डीजल इंजन में ल्यूब्रिकेशन के लिए। तो दोस्तों सेम पर्पस है इसके जैसा, ये और ये सेम है। मैंने यहाँ पे टिक बना के रखा है दोस्तों, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। तो इसका और इसका फंक्शन बिल्कुल दोस्तों एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है कि ये है मेन इंजन के लिए और ये है डीजल इंजन के लिए, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलियरी इंजन के लिए। और दोस्तों आप एक और चीज देख सकते हैं कि बीच में इतना बड़ा मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है। ये दोस्तों क्रॉस सेक्शन क्या है, ये मेन इंजन का टॉप है। फर्स्ट डेक से जब आप देखते हैं तो आपको मेन इंजन का टॉप दिखता है दोस्तों, तो ये उस मेन इंजन का टॉप है। यहाँ पे दोस्तों मेन इंजन के टॉप पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये हम अगले डेक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेक तक मेन इंजन जनरली पहुंचता नहीं है। तो हमने यहाँ पे कोई तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा डेक 1 डिस्कस कर लिया है। सारी मशीनरी का ओवरऑल हमने जो पर्पस है वो जान लिया है। हर एक मशीनरी के बारे में हमने अच्छे से जाना है। अगर अभी भी आपको किसी भी मशीनरी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ही आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर मशीनरी पे हम वीडियो बनाएं, जो कि हम हर मशीनरी पे बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको प्यूरीफायर में दिक्कत है तो हमको प्यूरीफायर पहले पढ़ा दीजिए, हमको फ्रेश वाटर जनरेटर में दिक्कत है तो फ्रेश वाटर जनरेटर पहले पढ़ा दीजिए, तो हम वो वाले वीडियोस आपके लिए पहले लेके आ जाएंगे। एक बार हम ये 4 डेक कवर कर लें, उसके बाद दोस्तों आप जो भी मशीनरी बोलेंगे वो मशीनरी हम पहले लेकर आ जाएंगे। हम पूरी की पूरी मरीन इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं, जो कि आपने 4 साल में कॉलेज में पढ़ा है। वो सब कुछ कॉलेज में अगर शायद आपको इतने अच्छे से ना पढ़ाया जाएगा जितना अच्छे से हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। हर एक चीज क्लियर करवा देंगे। कोई भी चीज हो, आप चाहे इंटरव्यू हो, आपका एग्जाम हो, एमईओ क्लास 4 हो, हर एक चीज की प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। पूरा का पूरा मरीन इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका कवर करवा दिया जाएगा। अगले वीडियो में डेक 2 के साथ दोस्तों आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस कम्युनिटी जो हम एक मरीन इंजीनियर्स की एक जो कम्युनिटी बना रहे हैं, जहां पे मरीन इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज शेयर कर दिया जाएगा, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके और आप कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ ना दे और आप कभी भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लेसन को मिस ना कर जाए। तो इसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब जो बटन है उसको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लिक कर दीजिए उस चैनल उसको अभी के अभी। और दोस्तों उसी के साथ जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी अभी के अभी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियोस डालते रहेंगे तो आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे। दोस्तों मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे मिलता हूं डेक 2 के साथ में। गुड बाय।